हेलो एवरीवन, आई एम रेड्डी एंड माय यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है रेड्डी स्टडी सेंटर में। तो चलो दोस्तों, हम पढ़ते 10वीं कक्षा की विज्ञान और जियोलॉजी के बारे में पढ़े दोस्तों। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण मतलब दोस्तों समझ लो को मतलब दोस्तों उसको किस तरह से संभाला जाए। समन्वय है दोस्तों, उसमें दो किसी तरह से दोनों को समान किया जाए, मिलाया जाए या सेम किया जाए दोस्तों। ये होता है आसान भाषा में समझने का काम किसी भी टर्म या किसी भी शब्द को। नियंत्रण यानी दोस्तों किसी भी चीज़ पर किस तरह से संभालना यानी नियंत्रण होता है दोस्तों। दोनों के सेम तरीके से या समान तरीके से बिठाने का काम होता है समन्वय। तो दोस्तों बढ़ते आगे। क्या है दोस्तों कि बढ़ना पड़ेगा अपन को। पिछले अध्याय में हमने सजीव के अनुरक्षण मतलब रख रखाव कार्य में मतलब समझ चुके हैं दोस्तों। जैव प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बात हम विचार करना प्रारंभ किया कि कोई भी गतिशील वस्तु है जो सजीव है, पादों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है दोस्तों। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ एक मृदा को एक और धकेलकर बाहर आ जाता है। तो लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई तो ये गतियाँ नहीं होती। अधिकांश जंतु के में तथा कुछ पादों में होने वाली कुछ गतियाँ में वृद्धि से संबंधित नहीं है। दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली कर रही भैंस, ये गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं होती। तो कुछ गतियाँ है दोस्तों जो होती है, पर कुछ ऐसी गतियाँ नहीं जो नहीं होती। दौड़ रही बिल्ली दोस्तों, ये वृद्धि नहीं हो रही है। बच्चे मतलब झूला खेल रहे, ये भी वृद्धि नहीं हो रही दोस्तों। एक गाय मतलब जुगाली कर रही है, वो भी नहीं, तो वृद्धि नहीं हो रही है। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ कैसे जोड़ते हैं, इसका एक संभावित उत्तर हम गतियों को जीवन के पर्यावरण में आए परिवर्तन के अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसमें एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं कि हम गति को सजीव द्वारा किया गया एक प्रयास के रूप में सोचते हैं या समझते हैं। पर्यावरण में हुए परिवर्तन के लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे में वृद्धि होती, बच्चे झूलने में आनंद प्राप्त करते दोस्तों। भैंस जुगाली करती तो उसका भोजन छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, पाचन भलीभांति हो सके। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ता है तो फोकस की ओर जाता है दोस्तों। हम गर्म वस्तु को छूते तो हमारे कुछ परिवर्तन लग जाता है, पता हो जाता है दोस्तों। तो स्वयं को बचाने के लिए गति करते ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों। पर अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया में गति या सावधानी से नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण के प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया में एक समुचित गति उत्पन्न होती है। हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं, हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं, तो गति इस घटना पर निर्भर करती जिसे प्रेरित करती है कि वो नियंत्रण गति के पर्यावरण के विभिन्न घटनाओं अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। अनुक्रिया के अनुरूप गति करे तो सजीव को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण समन्वय का कार्य करते हैं। अब देखते हैं बहुकोषीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि विशिष्टकृत उत्तक का उपयोग उन नियंत्रण समन्वय क्रियाकलाप में किया जाता है। जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतु तंत्रिका तंत्र कैसा होता है, ये है दोस्तों तंत्रिका तंत्र। हम देख लेते हैं क्या होता है। जंतु में नियंत्रण समन्वय तंत्रिका पेशी उत्तक द्वारा किया जाता है दोस्तों। कक्षा 9वीं में हम पढ़ लिए दोस्तों। आकस्मिक कुछ समय मतलब वास्तविक परिस्थितियों में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पहचाने कि उसके अनुक्रिया की अवस्था है, कैसे पता करें। हम गर्म वस्तु छू रहे, हमारे पर्यावरण की सभी सूचना का पता तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों, हम मैं ये मोबाइल पकड़ रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है दोस्तों मैंने कुछ चीज़ पकड़ा है। अगर तंत्रिका तंत्र नहीं रहती है तो दोस्तों मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं किसी चीज़ को पकड़ रहा हूँ कि नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या पकड़ रहा हूँ, मैं कपड़े भी पहन रहा हूँ कि नहीं, ये भी नहीं मुझे पता रहता, महसूस ही नहीं होता दोस्तों। ये सब काम होता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र का। तो दोस्तों यही काम होता है तंत्रिका तंत्र का। तो दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों, हमारे पर्यावरण की सभी सूचना को पता कुछ तंत्रिका कोशिका विशिष्ट सिरों द्वारा लगाया जाता है।
पर हमारी ज्ञानेंद्रिया में होता है दोस्तों, जिसे आंतरिक कर्ण, नाक, जीवादि रस, संवेदी स्वाद का पता लगाते हैं, घ्राणग्राही गंध का पता लगाते हैं, घ्राणग्राही ये गंध का पता लगाते हैं। तो दोस्तों ये क्या काम कर रहे हैं दोस्तों। सूचना एक तंत्रिका कोशिका ध्रुवकृति सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेश पैदा करती है। आवेग द्रुमिका से कोशिका तक जाता है, तब तंत्रिका में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक क्षण के अंत में विद्युत आवेश कुछ रसायनों का विभाजन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान सिनेप्स को पार करते हैं। अगली तंत्रिका कोशिका को द्रुमिका इसी तरह का विद्युत आवेश प्रारंभ करते। शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा को सामान्य योजना है। अंतर्ग्रंथन दोस्तों ये कुछ सिम्टम्स में है। आवेगों को तंत्रिका कोशिका अन्य कोशिका जैसे कि पेशी ऊतकों या ग्रंथि तक ले जाते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य कुछ ऐसा बोल रहा है। ऊतक तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। सूचना का विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता रहता है दोस्तों। इसमें दोस्तों जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती है, तंत्रिका कोशिका दो भागों में पहचान रहे हैं दोस्तों, जिससे होकर सूचना विद्युत आवेश की तरह यात्रा करती है। जहां आवेग को परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है दोस्तों, आगे संचित हो सकेंगे। तो आज कुछ में नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन में स्वाद में कोई अंतर महसूस करते? सोचना पड़ेगा क्यों। तो दोस्तों ये सब होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा बंद हो जाती है दोस्तों। हमारी जो एक अंग होता है सूंघने का, वो बंद हो जाता है, इसलिए हम कुछ महसूस नहीं कर पाते। प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया का फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा होती है दोस्तों। बहुधा प्रतिवर्ष शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष बस में कूद गया, मैंने स्वरूप आग की ओर ले अपना हाथ पीछे खींचा, भूख लगना, ये सब दोस्तों होता रहता है। ये प्रतिक्रिया होती है। तो क्या होता है दोस्तों, इन परिस्थितियों में अनुक्रिया करें तो परिस्थिति में नियंत्रण सामने कैसे प्राप्त किया जा सके दोस्तों, हम कैसे समझ सके ये। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इसी टॉपिक से वो समझाना चाह रहा है कि नियंत्रण सामने कैसे किया जाए। फिर विचार करते हैं, आग की लपट को छूना हमारे यहाँ किसी जंतु के लिए दुर्ग्रह या खतरनाक है, हानिकारक है दोस्तों, क्यों मौत चोट पहुँच सकती है दोस्तों। प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? सरल विधि में हम विचार करेंगे, आघात पहुँच सकता है, इसलिए हमें अपने हाथ हटा लेना चाहिए। तो ये आवश्यक प्रश्न आता है, तो सब सोचने के लिए हम कितना समय लेंगे दोस्तों? उत्तर निर्भर करता है कि दोस्तों हम किस प्रकार सोचेंगे। तंत्रिका आवेग को उस पर जोर और भेजा जाता है दोस्तों। तंत्रिका तरफ से हम भेजेंगे, उस तंत्रिका को भेजेंगे दोस्तों, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं दोस्तों। आवेग उत्पन्न करने मस्तिष्क की तरह चिंतन की अवस्था होती है। विचार करना एक जटिल क्रिया है। बहुत सी तंत्रिका कोशिका तंत्रिका आवेग की जटिल अन्य क्रिया से जुड़ने के लिए बाध्य है दोस्तों। तो दोस्तों ये समझाना कि ये न्यूरॉन हमारा तंत्रिका किस तरह से जुड़ा है शरीर खोपड़ी से, हमारे मस्तिष्क से। तो दोस्तों तंत्रिका शरीर है ना दोस्तों, हमारा दिमाग, फिर दिमाग से संकेत पहुंचाता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र है ना। तो ये सब क्रिया, तो इस समस्या को हम किस तरह से हल करते। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की क्रिया तंत्रिका ऊष्मा का पता लगाती है। तंत्रिका से जुड़ा हुआ पेशी गति को गति कराता है। फिर प्रक्रम में दोस्तों एक स्ट्रक्चर है यहाँ उपकरण है दोस्तों, आगम संकेत का पता लगाने तथा तदनुसार निर्णय क्रिया को करने का कार्य करते हैं। अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। तो इस तरह से संबंध होता है, तो प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो दोस्तों यार एक बैटरी लो हो गया बोल रहा है ईयरफोन।
तो ये क्रिया दर्शा रही है दोस्तों किस तरह से होता है। ये मस्तिष्क की ओर क्रिया कर रहे मेरे जो है दोस्तों यहाँ पे। ये हमारा एक तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, ये वाला है ना। यहाँ पे चोट लगी तो ये भुजा की पेशी है दोस्तों। इस पेशी द्वारा यहाँ पे प्रेरक ऊतक है दोस्तों, इसने क्या किया, तंत्रिका को छू लिया दोस्तों। इसने छू लिया दोस्तों, तो यहाँ ब्रेन मेरिन जो कि मस्तिष्क के लिए संदेश गया, मस्तिष्क के द्वारा संदेश फिर यहाँ पे ट्रांसफर होगा, फिर वो मतलब पहुँचाएगा शरीर को चोट, मतलब भाई तुमको चोट पहुँची है, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ। मानव का मस्तिष्क, मानव की खोपड़ी, क्या मेरुंजय का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सोचने वाली प्राणी मेरुंजय तंत्रिका की बनी होती है। तो सोचने के लिए केवल सूचना प्रदान करते हैं। सोचने में अधिक जटिल की क्रियाविधि तंत्रिका संबंधन होते हैं, मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं। शरीर के मुख्य समन्वय केंद्र मस्तिष्क के मेरुंजय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। सभी शरीर के सभी मतलब भागों में सूचना प्राप्त करने के लिए समाकलन करते हैं। हम पढ़ना, लिखना, बात करना, कुर्सी पर बैठना, इन क्रिया को बारे में सोचते कि दोस्तों ये क्रिया उदाहरण आगे क्या करना है, मैं क्या करना हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाऊँगा तो मेरे को सबसे मिलेगी नहीं। ये सभी काम संचार की जो जितने भी कार्य हो रहे हैं दोस्तों, परिधीय तंत्रिका तंत्र या क्षमता प्रदान करते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरुज्जू से निकलने वाली मेरुज्जू तंत्रिका से बना होता है। इस प्रकार हम मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति, सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है, जैसे इस संभावना होगी। जटिल संगणना मस्तिष्क द्वारा विभिन्न भागों से विभिन्न आगत निर्गत सूचना का सम्मेलन करने के लिए उत्तरदायी है। पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में किस 3 मुख्य भाग क्षेत्र होते हैं, जिनके मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं दोस्तों, जो ब्रेन का काम करते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य, फिर पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों, हमारा खोपड़ी 3 भागों में बटा हुआ है। तो दोस्तों यही काम कर रहा है मस्तिष्क, ये हमारा मस्तिष्क है दोस्तों। ये वाला एरिया दिख रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। हाँ दोस्तों, ये है पश्चिम मस्तिष्क। ये दोस्तों प्रमस्तिष्क है तो पूरा। तो दोस्तों मेरे जो है अनुमस्तिष्क, 5 मेंडुला, खोपड़ी है दोस्तों, ये पूरा है ना, इसको बोला जाता है खोपड़ी, इसको बोल रहे खोपड़ी दोस्तों। ये बना हुआ है यहाँ पे दोस्तों, ये भेजा है प्रमस्तिष्क है। ये वाला भाग के मध्य में है दोस्तों, इसलिए इसको मध्य बोलते हैं दोस्तों। पश्चिम दोस्तों ये और दोस्तों ये वाला भाग बोल सकते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो ये है दिमाग मनुष्य का। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क दोस्तों। जो क्रिया हमारे सोचते हैं दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँ बच्चों को, ये सोचन क्रिया है मेरी, सोचने का, सोच रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क में ये क्रिया चल रही। विभिन्न ग्राही में से संवेदी आवेग सूचना प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र, जैसे सूंघने, सुनने, देखने के लिए होता है दोस्तों। सूचना अन्य ग्रह से प्राप्त सूचना पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचना का अर्थ लगाया जाता है, सब आधारित है, निर्णय लिया जाता है। तो दोस्तों मैं सीधी बात और समझाता हूँ। ऐच्छिक पेशी की गतियाँ, जैसे हमारे टांग पेशी नियंत्रण करता है दोस्तों। संवेदन सूचना देखने सुनने अधिक जटिल होता है। भोजन को पूरा कैसे कर रहे हैं, ये सब क्रिया अग्र मस्तिष्क में होता है दोस्तों। जितने भी क्रिया हो रही है दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि भाई मैं कैसे कपड़े पहनूँ, कैसा क्या करूँ, कैसे पानी पीऊँ, प्यास कितने लगे मेरे को, ये सब क्रिया सोच रहा हूँ दोस्तों, ये अग्र मस्तिष्क में होता है। तो अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ, 3 भागों में बटा है दोस्तों। इसमें कौन कौन से भाग है, फिर उसमें कौन कौन सी क्रिया चल रही है, ये समझा देना, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तुमको। तो जितने भी क्रिया हमारी चल रही है दोस्तों, हमारे शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोस्तों, वो आएगी अग्र मस्तिष्क में पूरी। हाँ दोस्तों, फिर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं दोस्तों। आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं, जैसे पारा में चर्चा की जा रही है दोस्तों। मुंह में पानी आ जाता है, हृदय स्कंद के बारे में न भी सोचने तब भी यह होता है। सोचकर चाहकर भी आसान से हम इन क्रिया को नियंत्रण नहीं कर सकते। सांस लेने के लिए, भोजन पचाने के लिए सोचना, याद रखना पड़ता है दोस्तों, ये क्रिया भी होती है दोस्तों। पुतली के आकार में परिवर्तन सोचने की क्रिया, जैसे सिखाना, कुर्सी सीख,
खाना। तो ये दोस्तों होता है। आप दोस्तों देखते हैं जो सोच अनेक क्रिया है दोस्तों अनैच्छिक, जिसका नियंत्रण मध्य पश्चिम में होता है दोस्तों। ये सभी अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब, लार आना, रक्तदाब दोस्तों अंदर से शरीर में घबराहट हो रही है, लार आ रही है दोस्तों मुंह में, तो दोस्तों ये तथा आना तथा वमन पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेंडुला द्वारा नियंत्रण होता है। कुछ क्रिया जैसे सीधी रेखा से चलना, साइकिल चलाना, ये विचार कीजिए, फिर पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। ऐसी क्रिया की परिशुद्धि शरीर की संधिति या संतुलन के लिए उत्तरदायी है। हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ऊतक रचित कैसे होते हैं। मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विभिन्न क्रिया के लिए आवश्यक होता है दोस्तों, सावधानीपूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए, इसलिए शरीर की कल्पना करना चाहिए दोस्तों। मस्तिष्क में एक हड्डी के बॉक्स में अवस्थित होता है दोस्तों। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे के में मस्तिष्क होता है दोस्तों। प्रघात अवशोषण उपलब्ध कराता। फिर आप हाथ में को कमर के नीचे ले जाए तो आप ठोस उभारी वाली संरचना का अनुभव करेंगे। मेरुदंड कशेरुक रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। रीढ़ की हड्डी दोस्तों। तंत्रिका, तंत्र कैसे मतलब तंत्रिका ये ऊतक है दोस्तों, उसका उस ऊतक के मतलब वो किस काम कर रहा है दोस्तों, किस तरह से क्रिया कर रहा है उसको समझेंगे। तंत्रिका ऊतक का कैसे काम करना है, वो किस तरह से काम करता है। तो गाइस यार मैं गरीब हूँ यार, बहुत क्या बताऊँ तुमको, बहुत गरीब हूँ। इस तरह से मेरा घर है, देख लो, वीडियो में बता देता हूँ। ये मेरा मतलब दोस्तों ये मेरी किताब है जहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ। समझ लो कि एमकॉम कर रहा हूँ और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। पूरी बैंक की छोड़ के पूरी कंपटीशन की तैयारी हो रही है यूपीएससी के से दोस्तों, क्या बताएं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। इसलिए मेरा मन लगा कि भाई उसमें नहीं सिलेक्शन होगा तो अपन बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं। तो मैंने आ चुका हूँ यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। कैसे सूचना एकत्र करता है, उन्हें एक शरीर में भेजता है, सूचना को संसाधित करता है, सूचना के आधार पर निर्णय लेता है, पेशिका तंत्र की क्रिया के लिए निर्णय को संहित करता है। दूसरे वर्ड में या शब्द में बोले दोस्तों, जब क्रिया या गति संपन्न होती है तो पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है। जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है। कोशिकीय स्तर पर गति के सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिका अपनी आकृति बदलकर गति करती है। तो आने वाले प्रश्न यह होता है दोस्तों कि पेशी कोशिका आकृति कैसे बदलती है। फिर उत्तर उनका कोशिका अवयव के रसायन में निहित है दोस्तों। पेशी कोशिका में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है दोस्तों। कोशिका में उनकी आकृति व्यवस्था दोनों को ही बदल लेती है दोस्तों। प्रोटीन है ना, वो जो कोशिका होती है दोस्तों, पेशी, वो प्रोटीन से बनी रहती है, इसलिए वो प्रोटीन बदल जाता है तो दोनों आकृति व्यवस्था दोनों का चेंज कर लेता है दोस्तों। कोशिका में तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है दोस्तों। जब यह घटना होती है प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देता है। उदाहरण के लिए याद रखेंगे हम याद करेंगे कि कक्षा 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की थी। तब विभिन्न प्रकार की पेशी जैसे ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, अब तक चर्चा के आधार पर हम विचार करेंगे और अंतर भी और क्या अंतर हो सकता है ये जानेंगे। पादों में समन्वय यानी शरीर की क्रिया के नियंत्रण तथा समय के लिए जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, लेकिन पादप में तंत्रिका तंत्र होता है, न ही पेशियाँ होती दोस्तों। पादप में है ना, न पेशियाँ रहती है दोस्तों,
ना ही तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों पादपों में समन्वय कैसे करेंगे। तो अतः उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते तो मोड़ना प्रारंभ कर देती है दोस्तों, तो नीचे झुक जाती है दोस्तों। कुछ गुलाब का एक झाड़ है दोस्तों, उस पर भी छूते तो दोस्तों मतलब मुरझा जाता है, पत्ते छिपा लेता है। जब ये बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती है तथा तना ऊपर की ओर आता है। जानते हो क्या होता है। छुई हुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया में बहुत तेजी से गति करती है। इस गति में वृद्धि का कोई संबंध नहीं। दूसरा, नवोदित की दिशिक गति में वृद्धि के कारण होती है। इसमें वृद्धि से भी प्रकार रोक दिया जाए तो यह गति प्रदर्शित करेगा कि नहीं। पादप दो विभिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते, एक वृद्धि पर आश्रित और दूसरा वृद्धि से मुक्त। हाँ अरे बाप रे भाई, क्या बोलोगे यार तुमको। ये वाला पत्तिया दोस्तों, इस तरह से ये वाली अगर इस पे सब छीट दिया ना दोस्तों तो सोने लग जाएगी। लोग बोलते कि वो सो जाती है। तो दोस्तों उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया पड़ते हैं दोस्तों। आइए हम पहले गति पर विचार करेंगे। छुई मुई की पौधे की गति क्योंकि वृद्धि से संबंधित नहीं, पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फल से अपनी पत्तियां में गति करना चाहिए, लेकिन कोई तंत्रिका तंत्र उत्तक नहीं है और न ही कोई पेशी है उत्तक है। फिर पादप कैसे स्पर्श का संकुचन करता है दोस्तों, कैसे वो सूचना प्राप्त करता है, किस प्रकार वो क्रिया में पत्तियों की गति होती है दोस्तों। फिर विचार करेंगे पौधों को किस बिंदु पर छुआ जाता है तो पौधे किस भाग में गति होती है। आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है। स्पर्श होने वाली सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाता है। सूचना विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग भी करते हैं दोस्तों, लेकिन जंतु की तरह पादप में सूचना का चालन के लिए कोई विशेष उत्तक नहीं है। पादप में कोई उत्तक नहीं तंत्र। अंत में जंतु की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिका अपनी आकृति बदल लेना चाहिए। पादप कोशिका में जंतु की पेशी की कोशिका की तरह विशिष्ट प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके आकृति बदल लेते। परिणाम फूलने सिकुड़ने में इनका आकार बदल जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जंतु में बहुत सारे मतलब अंग होते हैं दोस्तों। तंत्रिका होती है, पेशी होता है, पर जबकि पादप है ना दोस्तों, एक पादपों में ऐसा कुछ काम नहीं होता दोस्तों। ना तंत्रिका तंत्र होता है, ना पेशी होती, कुछ नहीं रहता दोस्तों। वह क्या करता है दोस्तों, जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। जल में परिवर्तन कर लेता है। तो इस क्रिया को रखना। पादप में किस तरह से क्रिया होती है तो ये वाला मतलब जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति जो भी क्रिया हो रही है वो चेंज कर लेता है, ये आकार बदल लेता है। तो किसके कारण दोस्तों, तो ये देखना दोस्तों, मैंने इस साइड से ले लेता हूँ जल। तो दोस्तों ये किस कारण से होता है, जल से हो रहा है दोस्तों, जल की मात्रा से पादप में। तो वृद्धि के कारण गति। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप बाढ़ परतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये परतान स्पर्श करने के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार से के संपर्क में आते तो परतान का भाग वस्तु में के संपर्क में है तो उतनी तीव्रता में वृद्धि नहीं करता जितना परतान का भाग है। वस्तु से दूर रहता, फिर कारण परतान वस्तु की चारों ओर से जकड़ लेता मतलब घेर लेता दोस्तों। आमतौर बोले तो दोस्तों पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करेंगे, फिर उद्दीपन की क्रिया के प्रति अनुक्रिया करेंगे, फिर वृद्धि दिशा के ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इसका उदाहरण देकर हम समझते हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों, पर मेरी भाषा में बोल रहा हूँ, यही लिखना तुम। तो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों। पादप की अनुक्रिया ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती, धनात्मक गुरुत्वावर्ती। पर्यावरण प्रेरक जैसे प्रकाश गुरुत्व पादप में वृद्धि वाले भाग में दिशा में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे दिशिक अनुक्रिया गतियाँ उत्पन्न होती है दोस्तों। संकेत विपरीत दिशा में हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकाश अनुवर्तन गति में प्रवाह प्रकाश और मुड़कर अनुक्रिया जड़ से दूर
बोर्ड का अनुक्रिया करते हैं। पादप की सहायता कैसे करता है? पादप अन्य उद्दीपन के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। अनुवर्तन दोस्तों कुछ परिवर्तन। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती, जबकि प्राय ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करती। प्रवाह जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी अधोगामी वृद्धि। पृथ्वी या गुरुत्व की खिंचाव की अनुक्रिया या गुरुत्वावर्तन है। यदि जल का अर्थ पानी, रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ, तो जलानुवर्तन तथा रासायनिक वर्तन का क्या अर्थ होगा? हम इसमें दृश्यवर्ती गतियों के उदाहरण के बारे में सोचेंगे, फिर विचार करेंगे। रासायनिक वर्तन एक उदाहरण पराग नल का बीजांड की ओर वृद्धि करता है। इसके बारे में अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम का अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। आइए एक बार हम विचार करेंगे भाई, बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचना किस प्रकार संचालित होती है। छुई या मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर रात और दिन में अनुक्रिया में पुष्प की गति बहुत धीरे या बंद है दोस्तों। पादप की वृद्धि संबंधी गतियाँ भी मंद होती है। ये भाई क्या कर रहा है यार? आइए दोस्तों जारी करते हैं। जंतु शरीर में वृद्धि के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रण दिशाएं है। हमारी भुजा और अंगुलियां याची न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करते हैं दोस्तों। नियंत्रण गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचना का स्थानांतर भी बहुत तीव्र गति से होना चाहिए दोस्तों। इसलिए तीव्र गति करने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग उपयोग के लिए सीमाएं भी होगी दोस्तों। तो पहले हम केवल उन्हीं कोशिकाओं तक सूचना जो तंत्रिका तक से जुड़ी है, जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरी ओर एक बार कोशिका में विद्युत आवेग जनित होगा या होता है तो संचरण होता है, सूचना मतलब होते हैं दोस्तों। तो पुनः नया आवेग जनित करने उसे संचित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि में सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में बोले तो कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित न ही संचालित कर सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश या बहुकोशीय जीव कोशिका मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते रासायनिक संचार का संदर्भ दे चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बढ़ते आगे। कोशिका की लंबाई में वृद्धि सहायक होती है। पादप एक ओर से प्रकाश आ रहा है तथा ऑक्सीजन विसरण होकर प्रवाह में छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रवाह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिका को लंबाई में वृद्धि के लिए उत्पत्तित होता है। पादप प्रकार की कोशिका की ओर मुड़ना दिखाई देता है। हार्मोन पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिबेरेलिन है दोस्तों। ऑक्सीजन की तरह ही तने में वृद्धि में सहायक होता है दोस्तों। साइकोडाइजिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होती है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन का उदाहरण जो वृद्धि में सहायक होते हैं दोस्तों। कुछ भी हार्मोन्स के द्वारा ही मतलब अच्छा रहता है दोस्तों। हार्मोन्स भी रहते हैं दोस्तों शरीर में, खून में, लेकिन पादप की वृद्धि संबंध के लिए भी संकेत की आवश्यकता होती है। इसी अम्ल में वृद्धि का संबंधन करने वाले हार्मोन्स का एक उदाहरण पत्ती को मुरझाना उसके प्रभाव में सम्मिलित है। हाँ तो दोस्तों, जंतु में हार्मोन्स, ये रासायन या हार्मोन्स जंतु किस प्रकार की सूचना संचारण के साधन की तरह परिक होते हैं, परिक ना दोस्तों उपयोग में आते हैं दोस्तों। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब विषम परिस्थिति में होती है तो क्या महसूस करती है? अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों ही जटिल क्रिया है दोस्तों। जिसे नियंत्रण करने के तरीके इसको आगे पूरा करते हैं। जंतु में हार्मोन्स, तो
ये रासायन या हार्मोन जंतु किस प्रकार की सूचना को प्रभावित करते हैं, साधन की तरह उपयोग में होते हैं दोस्तों। कुछ जंतु जैसे गिलहरी, मान लो विषम परिस्थिति में तो क्या महसूस करेगी, अपना शरीर को दौड़ने के लिए या लड़ने के लिए। इस मतलब कठिन क्रिया के लिए जिसे नियंत्रित कर तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा। उनकी एकीकृत क्रिया मिलकर ये कार्य करेंगे। अतः लड़ना दौड़ना ये दो एकांत क्रिया एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अतः यहाँ एक स्थिति में इसमें कुछ सामान्य तैयारी शरीर में लाभप्रद बनाई जाती है। ये तैयारी आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? यदि गिलहरी में शरीर की अभिकल्पना तंत्रिका कोशिका द्वारा केवल विद्युत आवेग पर ही आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसरण सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता और आवश्यक परिवर्तन परिवहित हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्त्रावित यानी दोस्तों होता है बह रही है एड्रीनालिन हार्मोन्स द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतु में यह किया जाता है कि ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए चित्र देखिए। एड्रीनालिन सीधा रुधिर में स्त्रावित होता है, मतलब बहता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। शरीर हृदय में जो रहता सहित ये लक्ष्य अंगों विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम में क्या होता है दोस्तों, हृदय की धड़कन बढ़ जाती, फिर हमारी पेशिका में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाएगी क्योंकि इनकी अंगों की छोटी धमनियां आसपास की पेशियों में सिकुड़ जाती। फिर रुधिर कोशिका हमारी कंकाल पेशिका की ओर कर देता है। डायफ्राम पसलिया की पेशिका संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी जो क्रिया हो रही है मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। ये जंतु हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है, हमारे शरीर में नियंत्रण समझने का दूसरा भाग है। दोस्तों यहाँ चित्र में दिया गया है। याद रखिए कि पादपों में हार्मोन होते विदेशी वृद्धि को नियंत्रित करते जंतु हार्मोन क्या कार्य करते, इसके बारे में हम इसकी भूमिका को देखेंगे दोस्तों। एक दिशा में अत्यधिक वृद्धि करने कभी नहीं देखा है दोस्तों, लेकिन यदि हम इसके बारे में अधिक चिंता करें तो साक्ष्य होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रण स्थान पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादपों में अपने शरीर अनेक स्थानों पर पत्तियां लगाते हैं, फिर चेहरे पर उंगलियां नहीं उगाते। क्यों? हमारे शरीर की अभिकलन बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित थी। समझने के लिए समन्वित वृद्धि में हार्मोन्स कैसे सहायता करते, आइए हम कुछ उदाहरण की परीक्षा करते। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन से संवर्धित हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक? आउटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन हाइड्रोकार्बोनेट प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो ये संभावना है कि गास्टर में से ग्रसित हो सकती है। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन है दोस्तों, तो आउटू ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं। कभी कभी हमें व्यक्ति के संपर्क में आते तो बहुत छोटे बौने होते, बहुत अधिक लंबे होते। क्या आपने कभी आश्चर्य किया है, कुछ सोचा है कैसे होता है ये सब? विष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स में एक वृद्धि हार्मोन्स है, जैसे इसका नाम इंगित करता है कि वृद्धि हार्मोन्स हमारे शरीर में वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाह्य भाग में या बाल्यकाल ये मतलब बच्चों की अवस्था में हार्मोन्स की कमी हो जाती तो बुढ़ापन का कारण बनता है दोस्तों, बच्चा कमज़ोर हो जाता है। आप इसमें 10 से 12 वर्ष रही होगी तो आपने अंदर कई नाटकीय अंतर देखने को मिले होंगे दोस्तों। परिवर्तन यौना प्रारंभ से संबंध मतलब जवानी से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। नर में टेस्टोस्टेरोन, मादा में
एस्ट्रोजन का स्राव होता है। तो याद रखना कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन है वो महिला में होता है, और टेस्टोस्टेरोन ये होता है दोस्तों पुरुष में। ये हार्मोन्स है ना दोस्तों, ये बहते हैं। क्या अपने परिवार, अपने दोस्त या परिवार में जानते होंगे कि डॉक्टर अपने आहार में कमी संग्रह लेने की सलाह दी, क्योंकि मधुमेह के रोगी है उपचार के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। तो हार्मोन्स जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है और रुधिर में संग्रह स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। उचित मात्रा में स्रावी नहीं होता है, रुधिर में संग्रह स्तर बढ़ जाता है, फिर हानिकारक प्रभाव कारण बनता है। यदि इतना आवश्यक कि हार्मोन्स का स्रावन परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिससे यह किया जा सकता है। स्रावित होने वाले हार्मोन्स का समय मात्रा का नियंत्रण पूर्ण निर्भर क्रियाविधि से किया जा रहा है कि नहीं। उदाहरण के लिए रुधिर में संग्रह स्तर बढ़ रहा है, फिर अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में संग्रह स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्राव भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिया है हार्मोन्स और स्रावी ग्रंथि और इसके कार्य क्या होंगे। वृद्धि हार्मोन्स क्या करता है दोस्तों, ये अपने मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं दोस्तों, पीस ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि करता है। कौन सा वृद्धि हार्मोन्स ग्रंथि है, पीस ग्रंथि। इंसुलिन है दोस्तों, दूसरी है दोस्तों एक स्रावी है वृद्धि हार्मोन्स में थायराइड ग्रंथि, शरीर में वृद्धि के लिए ऊंचाई का नियमन करता है दोस्तों। इंसुलिन है दोस्तों, रक्त में संग्रह स्तर का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन वृषक अंडाशय, पांचवा है मादा लिंगिक अंगों का विकास, मासिक चक्र का नियमन करता है दोस्तों, अंडाशय ना मालूम है दोस्तों ये सबको। एड्रिलिन ग्रंथि, इसमें कुछ कार्य नहीं इसका। मोचक हार्मोन्स पिट्यूटरी इसको बोलते दोस्तों। पीस ग्रंथि से हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करते। पीस ग्रंथि यहाँ वहाँ से हार्मोन को मतलब बहाती है दोस्तों। तो ये काम हो गया इसका। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया दोस्तों कौन सा पादप हार्मोन्स है ये पहचानना है, एस्ट्रोजन है कि क्या है। दो तंत्रिका मध्य खाली स्थान को कहते दोस्तों, क्या कहते, सिनेप्स। मस्तिष्क है दोस्तों इस सभी कार्य के लिए। हमारे शरीर में ग्रह का क्या कार्य है, ये आंसर लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ये मेरा मतलब